मैं ठीक हूँ। एसो और एसओ की तैयारी करेंगे। गुड। चूंकि तीन ही है, ज्यादा रहते हैं तो नाम मैं नहीं पूछ पाता हूँ, तो उतना टाइम नहीं होता है। आपको अगर कोई आपत्ति नहीं हो तो एक बार नाम बता दीजिए अपना। पुरुषोत्तम प्रिया। पुरुषोत्तम प्रिया पल्लव। एक बड़ा। हाँ, ये तो मैं देख लूँ। तब ये कैसे अनुप्रास बना दिया आप तीनों ने मिलकर, मुझे नहीं मालूम। किसी भी वर्ण की बार बार अगर आवृत्ति होती है एक ही पंक्ति में, तो साहित्य में उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अमृत में। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें, चा 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 चा, पा पा पा, अपने आप अनुप्रास बन गया। ये सहज अलंकार है, उपयोगी अलंकार है। ईश्वर परमात्मा खुदा आपके साथ हो, इसी कामना के साथ आज विषय को शुरू करते हैं। और विषय शुरू करने से पहले एक आध सेकंड में, आप किसी धर्म संप्रदाय मजहब से हो, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। शिक्षक और छात्र का धर्म संप्रदाय मजहब एक होता है। आपके जो कोई भी आराध्य हो, प्रकृति परमात्मा जो भी हो, अगर नहीं हो तो इस प्रकृति की अच्छी शक्तियों को आप एक बार मन ही मन प्रणाम कर लीजिए और उनको आमंत्रित कर लीजिए कि वो आपके पास आए, आपके सहयोग के। चलिए, अब जो है हम लोग का सीधे विषय पर आते हैं। क्योंकि आप देर आए हैं, तो मैं अपने स्टूडेंट से बहुत खुली खुली बात करता हूँ। तो मुझे एक सजेशन मिला कि स्टूडेंट्स फ्यू है, थोड़े हैं, आप क्या करिएगा। मैंने कहा कि आपने उन्हें एडमिशन ले लिया। मैंने कहा तो मैं डेफिनेटली पढ़ाना चाहूँ। तो एक बात आई कि उसी बैच के साथ पढ़ा लिया जाए जो चल रहा है पहले से। मैंने कहा ये संभव नहीं, एक भी स्टूडेंट होगा तो मैं ऐसा अन्याय नहीं करूँगा। इनकी उनकी ज़रूरतें दूसरी हो चुकी हैं, आपकी ज़रूरतें अभी दूसरी हैं। तो उनके साथ डालकर न मैं उनको ठीक से पढ़ा पाऊंगा और न आपको ठीक से पढ़ा पाऊंगा। तो इसलिए ये 20 दिन 1 घंटा मेरा जाएगा, मुझे कोई परवाह नहीं। जब मैं इस पोडियम पर आ जाता हूँ तो उधर की बातें मैं भूल जाता हूँ कि मुझे क्या मिलने वाला है, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। वो जो करना रहता है मैं उधर कर लेता हूँ। पोडियम पर मैं शुद्ध शिक्षक हूँ, और जो क्लास में स्टूडेंट है वो बढ़िया विद्यार्थी हो जाए, बस मैं इतना ही चाहता हूँ, और मेरी कोई आकांक्षा नहीं। अब देखिए, आपका जो सिलेबस है वो यह है। आप चूंकि जानते होंगे, लेकिन एक छोटी सी बात कर लेनी है। निबंध आपको 2 लिखने, मैं राइट कह रहा हूँ। 50 + 50 का 100 अंक का होगा। पत्र या आवेदन आपको 1 लिखना है, ये 20 मार्क्स का होगा। और संक्षेपण आपको 1 करना है, ये 30 मार्क्स का। कुल अंक हो गए 150। टाइम आपके पास है 2 आवर्स, 2 घंटे। मैं ठीक हूँ?
इतने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मैं आपको निबंध बताऊंगा, मैं आपको पत्र बताऊंगा, मैं आपको संक्षेपण बताऊंगा। आपसे 2 निबंध वो लिखवाएंगे 50-50 अंक के, एक पत्र लिखवाएंगे 20 अंक के, और एक संक्षेपण करवाएंगे 30 अंक के। अब आप मेरे विद्यार्थी हो चुके हैं, मुझे कोई प्रचार, अब आपके सामने मुझे कोई प्रचार नहीं करना है, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ। अगर आपको एतराज नहीं हो तो आपका स्कोर आ गया है, आपको लोग नहीं देख रहे हैं, स्क्रीन पर मुझे देख रहे हैं। आप, अगर आपको एतराज नहीं हो तो अपना अपना स्कोर अगर आप बताइए। 236। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अपने पर्सनल चीजें जल्दी लोग नहीं बताना चाहते, आपने बताया तो मैं इसे एनालाइज करके आपको बताता हूं कि क्या होने वाला। अब बताइए, जो कम है और जो ज्यादा है उनके बीच का मार्जिन कितना है? घटा लीजिए। कितना? हाँ हाँ, ये मैं ठीक हूं ना? कितने का मार्जिन है? जो नीचे है और जो ऊपर है उनके बीच में मार्जिन है 27 मार्क्स। इस मार्जिन को हम एक बड़े लेवल पर ले जाते, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये मार्जिन स्टूडेंट्स के बीच में 50-60 से ज्यादा का नहीं होगा। मैं ठीक हूं कि गलत हूं? जैसे आपसे जो बहुत ज्यादा ला रहा होगा वो 60 नंबर ज्यादा ला रहा होगा, 50 नंबर ज्यादा ला रहा होगा, इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि नहीं ला रहा। हम उसे पूरा का पूरा 60 नंबर का लीड देते हैं आपसे। 60 मार्क्स आपसे लीड कर रहा है। आप यहाँ दे रहे हैं 150 की परीक्षा। मेरा दावा है कि इसमें एक स्टूडेंट 40 भी लाएगा, 60 भी लाएगा, 80 भी लाएगा, 100 भी लाएगा, और बहुत मैं नीचे आता हूँ, संभव है कि 150 में 150 भी लाएगा, है पॉसिबल। हिंदी में दोनों लैंग्वेजेस में कर सकते। मैं 150 पर नहीं जाता हूँ, मैं अपने लैंग्वेज की गारंटी लेता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं। जैसे सीजीएल में ऐसे स्टूडेंट मुझे मिले, इनोसेंटली कहता हूँ, कि जिसने 100 में 97 स्कोर किए। परसेंटेज निकाल लीजिए आप उसका, वो सिर्फ 97%। मैं उतना नहीं जानता हूँ, 150 का 90% हमको बता दीजिए। 135 और 5 नंबर हम काट देते हैं। अब एक स्टूडेंट लाता है 130 और दूसरा स्टूडेंट लाता है 60। मार्जिन हमने दिया था 60 का, तो 130 में 60 माइनस कर दीजिए, तो ये परीक्षा उसको 70 मार्क्स से लीड करा देगी। तो फाइनल रिजल्ट किसका होगा? मतलब मैं आप लोगों में नहीं कर रहा हूं,
मैं सिनेरियो में बात कर रहा हूँ, सिनेरियो में मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपके लिए शुभकामनाएं कर रहा हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप में से हमारा कोई स्टूडेंट 60-40 लाएगा, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ और ये होने वाला है। अगर स्कोर कार्ड आएगा तो आप देखेंगे। स्टूडेंट्स ये समझ नहीं रहे हैं कि ये डिस्क्रिप्टिव की परीक्षा पूरे इतिहास भूगोल को पलट सकती है। देखिए जीके जीएस वगैरह वगैरह जो है, अब परीक्षा देने वाले बहुत होते हैं, उनकी गिनती नहीं करनी। रियल परीक्षार्थी 10% होते हैं। पूरी जितने भी परीक्षार्थी होते हैं उसमें से रियल जो एग्जामिनी होते हैं, जो यह सोच कर जाते हैं कि मुझे गोल अचीव करना है, वो अभी भी 10% 1 लाख विद्यार्थी अगर अपियर हो रहा है तो 10,000 ही सीरियस होता है। बाकी मेरे जैसे लोग होते हैं जो जाकर परीक्षा में बैठ गए, जो राम रहीम मन में आया लिख कर चला है, न डिग्री और न डिसमिस का गम। 10% होते हैं जान झोंकने वाले। हमेशा आपकी प्रतियोगिता 10 से ही है, इससे ज्यादा से आपकी प्रतियोगिता नहीं। बहुत तो 15 से हो सकती है। तो 15 में अगर आप लीड करेंगे तो आपका रिजल्ट होगा। अगर एग्जामिनेशन फेयर हो रहा है तो। अभी नीट पर बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है, आप भी देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूँ। हाँ हाँ, तो मुझे भी आश्चर्य लग रहा है कि कहाँ से गड़बड़ियाँ हो रही है। कुछ तो लोकल में ही समझ में आ जाती है, लेकिन मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, तो ये ऑनलाइन क्लास में उस तरह का स्टेटमेंट मैं नहीं दे सकता हूँ। जिसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, वो कितना भी गलत हो रहा है, मैं उस पर उंगली उठाने का अधिकारी नहीं हूँ। लेकिन रास्ते में गुजरते हुए मैं अपने विद्यार्थियों से सीखा कि स्कॉलर भी होता है। मैंने पूछा कि भैया तुम का है नहीं स्कॉलर? स्कॉलर की भी 2 आंखें, उसके भी 2 कान है, माथा उसको भी एक ही है, अंदर में जितना पार्ट उसको होगा आपको भी है। तो आप काहे बैसाखी पर चल रहे हो? मैं किसी की बैसाखी पर नहीं चलता हूँ। अभी इंडिया में पब्लिक सर्विस कमीशन में दिव्यकीर्ति जी का बहुत नाम है। दिव्यकीर्ति जी को मैं बहुत सम्मान देता हूँ, लेकिन मैं उनकी कॉपी नहीं कर सकता, सॉरी। उससे पहले यही डॉक्टर बलराम तिवारी थे, इसी पटने में। वो ऐसे हिंदी अध्यापक थे, जब भी मैं कोई ईमानदार बात बोलता हूँ तो यह जान शुरू हो जाती। तो अब डॉक्टर बलराम तिवारी जी एक ऐसे प्रोफेसर थे पटना यूनिवर्सिटी के कि पूरे भारत के वे विद्यार्थी जो यूपीएससी में मेन सब्जेक्ट हिंदी रखते थे, उनकी पहली चॉइस डॉक्टर बलराम तिवारी होती थी। तो जब मैंने शुरू किया था 97 में, तो मैंने कहा कि भाई पढ़ा तो मैं दूंगा, इतना मैंने पढ़ लिया है कि स्टूडेंट को मैं पढ़ा दूँ, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन में नोट्स का बहुत बड़ा मामला होता है, इशू होता है। स्टूडेंट्स नोट्स बहुत लेते हैं और उसका बहुत फैला हुआ है सिलेबस यूपीएससी का। आज भी सब सब्जेक्ट का, हिंदी का और ज्यादा फैला हुआ, क्योंकि उसमें बहुत सारी विधाएं होती है। इतिहास में तो काल होता है कि ये पीरियड ये पीरियड ये पीरियड, इसमें काल भी होता है। अब विधाएं बहुत होती है। डायरी एक विधा है, निबंध एक विधा है, कहानी एक विधा है, कविता एक विधा है, उपन्यास एक विधा है। अब गिनते जाएंगे, सब पर अलग अलग टॉपिक और रिसर्च करने होते। तो मैंने कहा कि मैं तो भाई इतना निबंध नहीं तैयार कर पाऊंगा, मैं इतना फ्री नहीं हूँ।
मैं इसको अभी साइड में चलाना चाहता हूँ, मैं तो जॉब में हूँ। उन्होंने कहा कि सर इसमें क्या है। पटना कॉलेज के सामने बलराम तिवारी जी का नोट 400 रुपये में बिकता है, 97 की बात है। तो आप खरीदिएगा तो खरीदिएगा, नहीं तो मैं ही खरीद कर दे दूँ। तो मैंने उन सज्जन से कहा कि डॉक्टर बलराम तिवारी के पास मेरा ये विश्वास है कि मैं जाकर पैर छूकर कहूँगा कि सर आपके सारे नोट्स मुझे चाहिए, तो मुझे ऐसे ही दे दो। लेकिन सॉरी, मैं उनको आइडियल मानता हूँ इस फील्ड का, लेकिन अपना नोट्स कराते हुए मैं उन्हें कॉपी नहीं कर सकता। कॉपी करना मेरे नसीब में नहीं है और मेरी फितरत में भी नहीं है। मैं जो भी आपको निबंध लिखाऊंगा आप देख लीजिएगा, अगर कॉपी होगा तो मुझे बता दीजिए। मैं कॉपी नहीं करता, पढ़ता बहुत लोगों को, स्टैंडर्ड लोगों को, लेकिन कॉपी में किसी का नहीं करता है। मैं अपना फ्रेम करता हूँ और इस फ्रेमिंग से मेरे बच्चे अच्छे करते रहे तो कोई कारण नहीं है कि हम इसको बदलें। जब ये टेस्टेड और ट्रस्टेड है, जब इसी फ्रेम पर 100 में 97 आ सकता है, इसी फ्रेम पर जब 50 में 48 आ सकता है। मैंने बच्चों को एक निबंध लिखाया, मोबाइल बिना सब सुना, और एमटीएस का स्टूडेंट था। एमटीएस का क्या संयोग, वहां सीधे पूछ दिया मोबाइल क्यों। उसको 5 निबंध और 5 पत्र पूछते थे उस समय, और 10 में से कोई एक लिखने के लिए कहते थे। इतनी लिबर्टी उनको दे रखी थी। तो कई पत्र भी लड़ गए। मैं मन से बोल रहा हूँ। CHSL में पहला दिन जो मैंने पत्र लिखाया वो लड़ गया, बच्चों में हल्ला हो गया कि सर को क्वेश्चन मालूम था। अब मैं दूर दूर तक किसी को नहीं जानता हूँ, किसी सेटर को या कैसे परीक्षा संचालित होती है, मैं उसमें दिमाग ही नहीं लगाता। मैं केवल दिमाग लगाता हूँ कि सिलेबस क्या है, इसकी मांग क्या है, और ये टाइम कौन सा है, प्रश्न पत्र सेट करने का क्या समय होता होगा इनका, ये मैं अनुमान करता हूँ, मैं जानता नहीं। उससे मैं अपने निबंध फ्रेम करता हूँ, पत्र फ्रेम करता हूँ। तो अब जो है 50 में 48 की झड़ी लग गई। कितने स्टूडेंट थे 48 में? अब तो ऐसा आ गया है कि एक बार रिजल्ट आप किसी का नहीं देख सकते। आप ही अपना रिजल्ट देखिएगा तो देखिएगा, मुझे बताइएगा तो बताइएगा, नहीं बताइएगा तो आप ही जानिएगा। उस समय ऐसा नहीं था। उस समय था कि जिसका भी रोल नंबर आपको मालूम है उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा तो 48 में झड़ी लगी हुई। अब उस समय क्वेरी होती तो सोचता कि ये सेंटर कौन सा है भाई, जरा देख ले। लेकिन आप जितनी बार देखो, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मैंने एक बार भी आपकी ओर मैंने नहीं देखा। कुछ मेरे में गलत रहेगा तब तो मैं डरूंगा। तो ये मेरी शैली है। आप मेरे स्टूडेंट हो रहे, इसलिए मैंने बता दिया कि ऐसे हम काम करें। अब जो है ये निबंध पत्र और संक्षेपण तो परसों से मैं तुरंत आपको भेजने लगूंगा। पहले जो परीक्षा की प्राथमिक बातें हैं वो मैं आपको बता दूं। जैसे अभी मैंने आपको कहा था, रिकॉल करिए कि आपके जो आराध्य हैं उनको स्मरण कर लीजिए। हम लोग पहले जो विद्यार्थी जीवन में और घर में संस्कारों में लेकर आते हैं वो चीज हमारे साथ रहते हैं, हम कैरी करते रहते हैं। तो घर में हमें भी अगर पहली चिट्ठी लिखनी पड़े तो सबसे ऊपर मैं पहले लिख देता हूँ श्री गणेशाय नमः। आज भी लिखता हूँ। अगर सचमुच घर की मुझे चिट्ठी लिखनी है तो मैं सबसे ऊपर लिख देता हूँ श्री गणेशाय नमः। अब ध्यान ये देना है
कि आपके अगर आराध्य श्री गणेश है, आपके आराध्य यदि अल्लाह है, आपके आराध्य कौन कौन है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मन ही मन तब किन्ह प्रणामा, उन्हें मन में प्रणाम जरूर कर लीजिएगा, लेकिन काइंडली सॉरी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और उसी भाव से इसको मिटा रहा हूँ। पहली सीख है यह कि आप ऐसे किसी भी स्लोगन से अपनी कॉपी की कभी शुरुआत नहीं करें। लास्ट जब हम करते हैं तो कुछ शब्द बहुत कॉमन चलते हैं, इतिश्री, द एंड, दो लाइन, क्रॉस क्रॉस, याद रखना है, ये कभी नहीं करना। मैं बता रहा हूं क्या करना है अभी। मैं उन सारी बातों पर आज चर्चा कर लूंगा, तभी मैं विषय पढ़ाऊंगा सोम से। आज उनकी चर्चा करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप लिखकर भी आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा, तो आपको भी दुख होगा, मुझे भी दुख होगा। ईश्वर न करे कि ऐसा। मेरे किसी स्टूडेंट को अभी तक ईश्वर की दया से ईएफएम नहीं लगा, क्योंकि मैं शुरू के 2-3 क्लास में इतनी बार चर्चा करता हूँ और रोज काम करते हुए भी 1-2 बार चर्चा करता रहता हूँ कि वो रिकॉल करते रहे। पहली बात है कि आपको जो पेज मिलने की संभावना है, ये CSIR डिस्क्रिप्टिव पहली बार ले रहा है। डिस्क्रिप्टिव इससे पहले CSIR ने नहीं लिया है। मैं राइट हूं? अगर आप नहीं जानते तो आप खोज लीजिएगा, डिस्क्रिप्टिव की परीक्षा CSIR पहली बार ले रहा है। CHSL, CGL, MTS, BPSC, UPSC, बहुत सारी परीक्षाएं डिस्क्रिप्टिव की होती है, लेकिन CSIR डिस्क्रिप्टिव की परीक्षा नहीं लेता था, ये पहली बार ले रहा है। तो जो SSC का फार्मूला रहा है, SSC MTS को देता है रोलिंग पेपर। अभी उसने डिस्क्रिप्टिव तत्काल बंद कर दिया है, लेकिन उसे फिर डिस्क्रिप्टिव शुरू करना पड़ेगा। एक बार उसने 2007 में बंद किया था, उससे पहले वो 200 नंबर का डिस्क्रिप्टिव लेता था। ये अलग था कि वो क्वालिफाइंग था, केवल 33 मार्क्स लाने पड़ते थे, लेकिन वो 200 नंबर का 33 मार्क्स चेक कर लेता था, तब दूसरे में हाथ लगाता था। और इसी अशोक राजपथ पर मैं भी रात में बरसाती लगाकर भीग कर आता था, और वो 33 नंबर मात्र लाने के लिए हमारे साथ बच्चे पढ़ते थे, वे भी भीग कर आते थे, मैं भी भीग कर आता था, वो भी रेनकोट लेकर आते थे, मैं भी रेनकोट लेकर आता था। तो वहां से मैंने शुरू किया। तो MTS को वो देते हैं रोल पेपर, और CHSL और CGL को वो देते हैं बॉक्स पेपर। जब तक डिस्क्रिप्टिव अभी लिया है नया, तो उन्होंने बॉक्स दिया है, 4-4 खाने एक पेज में बने होते हैं, ऐसा बना रहता है। मुझे नहीं मालूम CSIR क्या देगा, बॉक्स देगा या प्लेन पेपर देगा या रूल देगा। चूंकि पहले दिया ही नहीं है तो मैं कैसे कहूँ, और वहाँ मेरा कोई दूर दूर तक दोस्त नहीं है, कोई परिचित नहीं है, संबंधी नहीं है, मैं किससे पूछूं और क्यों पूछूं? परीक्षा की बात है, तो हम लोग को ध्यान में चलना है कि हमें प्लेन पेपर भी मिल सकता है, रूल पेपर भी मिल सकता है, और बॉक्स भी मिल सकता है। तो प्लेन या रूल पेपर जब हमें मिलेगा, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि उसमें मार्जिन क्या बना हुआ है,
अगर नहीं बना हुआ है तो मैं सजेशन नहीं दूंगा कि आप कलम से मार्जिन बनाइए। मेरा सजेशन ये होगा, जरा अपनी कॉपी दीजिए। ये कॉपी है, इसमें बना हुआ मार्जिन दिख रहा है, इसमें कोई जरूरत नहीं है यहां से पकड़ कर लिखना है, साफ है। अगर मार्जिन बनी हुई नहीं रहेगी तो आप कलम से नहीं बनाएंगे। अब बिना मार्जिन वाली कॉपी में स्टूडेंट्स का क्या रहता है, देखिए इनके ऊपर भी लिखा हुआ है, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप इजाजत देते हैं इनको तो आपकी कॉपी में इन दोनों को शो करूं नहीं करूं? कर सकते। देखिए इन्होंने शुरू किया, आप पढ़ पा रहे? मैं पढ़कर सुना दूं। ऊपर लिखा हुआ है जय मां सरस्वती, इन्वर्टेड कॉमा में घिरा हुआ। उसके बाद लिखा हुआ है श्री गणेशाय नमः, इन्वर्टेड कॉमा में शुरू घेरा गया। उसके बाद लिखा गया है CSIR CASC 2023। उसके बाद लिखा गया है डिस्क्रिप्टिव स्लैश दिया गया है पेपर थिक। मतलब कि हम अपने पूर्व संस्कारों से जुड़े होते हैं और उसको कैरी कर रहे होते हैं अनजाने में। धर्म में कोई लॉजिक लगता नहीं। हमारी माँ पीपल में जल देती थी, हम भी देने लगे। हमारे पिताजी पत्थर में जल देते थे, हम भी देने लगे। हमारे पिताजी 5 वक्त नमाज करते थे, हम भी करने लगे। इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई नहीं सोचता है, हम भी नहीं सोचते, हम केवल फॉलोअर होते हैं। धर्म में तर्क लगाएंगे तो हम नास्तिक हो जाएंगे, हमें कोई विश्वास ही नहीं। लेकिन परीक्षा देनी है मुझे, और UFM के मामले से हमें अलर्ट रहना है। तो हम ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई चिन्ह इसमें नहीं छोड़ेंगे कॉपी में जिससे परीक्षक को रत्ती भर भी विश्वास हो कि ये बच्चा अपनी कोई निशान छोड़। तो वैसी स्थिति में इधर देखिए, तीनों ने स्टूडेंट्स क्या करते, पेज को 4 भाग फोल्ड करते हैं और एक भाग को मार्जिन बना देते हैं। तो ये जो ऐसा दिख रहा है, परीक्षा का पेज आपका ऐसा दिखेगा, इधर से ज्यादा रहेगा, इधर से कम रहेगा। तो इसको 4 भाग में बांटेंगे तो एक भाग बहुत ज्यादा खाली दिखेगा, वो बहुत भद्दा दिखने वाला है। तो आप क्या करेंगे, जैसे यहां से शुरू करना है, तो कवर लगा हुआ है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। आप यहां से मार्जिन लगभग 1.25 इंच है, देखिए 1.25 इंच एक बार हल्का फोल्ड कर लीजिएगा, हल्का, ऐसा नहीं कि वो फट जाए। अब ये आपका मार्जिन है, इसको ध्यान में देकर लिखिएगा, इसका फायदा भी है, ये आपको इधर उधर नहीं भागने देगा। एक सही लिखावट में अलाइनमेंट अच्छा कराएगा, सही रहेगा, एक फायदा। अब इस पेज पर लिखना है, तो अब इसी को इधर से फोल्ड कर लेंगे और उसके बगल में लिखिए। कितनी बात समझ में आ गई? क्लियर? अब लीजिए, ये करना है और वैसे ही लिखते जाए। अब आते हैं बॉक्स पर। उन्होंने बॉक्स क्यों दी? हिंदी की लिखावट बॉक्स के अनुकूल है ही नहीं। कोई भी भाषा बॉक्स में नहीं लिखी जा सकती अच्छी तरह। भाषा के लिए बॉक्स की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बच्चे लोगों को गणित उन्नित सिखलाने के लिए प्राय बॉक्स का इजाजत। इन्होंने क्यों बॉक्स लगाया? इन्होंने लगाया कि मामला ये आता था कि ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखा है कि निम्नलिखित विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए। कॉपी के ऊपर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप मैक्सिमम 10% ज्यादा लिख सकते हैं।
तो 250 का 10% निकालिए, कितना आएगा? 15 नंबर, 25 नंबर। तो इसका मतलब यह हुआ कि 275 शब्द से ज्यादा आप नहीं लिख सकते। तो किसी का किसी की लिखावट छोटी, किसी की बड़ी। अब एग्जामिनर देखता था कि ये शायद ज्यादा लिखा है, तो एग्जामिनर उसको जो है फट से कैंसिल करके और बोर्ड को लौटा देता था। तो जब वो कॉपी निकालने का जो अधिकार है, कोई भी आरटीआई से जब कॉपी निकलने लगी तो समस्या आने लगी, तो उसने भी दिमाग लगाया। अब एग्जामिनर मोटा मोटी एक पेज को मेजर कर लेता है कि कितने बॉक्स हैं, और उसी से अनुमान हो जाता है कि कहाँ जाकर लगभग खत्म होगा। वहां से ज्यादा जब आप जाते हैं तो वह तुरंत अलर्ट पर चला जाता है, काउंट करता है, और नहीं तो अपना चेक करता रहता है। तो बॉक्स इसलिए दिया। तो बॉक्स में जब लिखना है तो मैं बता देता हूँ, जैसे बॉक्स में लिखना है, अगर हेडिंग ऊपर दिया हुआ है, अभी साधारण चीज से शुरू करते हैं, तो बॉक्स में हेडिंग नहीं देना, एक बॉक्स छोड़कर शुरू कर देना है, आज संसार जिन बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है, वो बराबर बराबर बॉक्स देंगे। उनमें एक, मानेंगे नहीं डॉक्टर साहब। जी सर, प्रणाम, बताइए। हेलो, हेलो, हेलो। एक मिनट, सॉरी। हेलो, हेलो, हेलो। चलो, अब यही मतलब है कि आप देखिए, बाएं से पकड़ कर लिखिए। ध्यान देना है कि ये बॉक्स जो है वो आपके लिए लाइन नहीं बनाया गया है। आप इसमें पकड़ के नहीं लिखिए। पकड़ के लिखिएगा तो ये आपकी जो मात्रा है ये हवा में गई, क्योंकि वो लाइन आपके लिए नहीं पढ़ाएगा वो, लेकिन वो मात्रा हवा में कहलाएगी। आपको इसमें लिखना है बॉक्स के बीच में, और बाएं से पकड़ कर लिखना है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि कौन सा शब्द छोटा आएगा, कौन सा शब्द बड़ा आएगा। इसलिए दाएं झिकझक दिखेगा, लेकिन बाएं रेगुलर पकड़ के। बार बार फोन करे, क्या बात है? हाँ जी सर। अच्छा, हम भेज देते हैं, थोड़ा बाहर है, भूल गए होंगे, भेज देते। जी जी, वो हम बना के ही वो सब भेज देंगे आपको। हाँ, ठीक, ठीक। अब ध्यान देना कि चिन्ह जितने हैं, उनके लिए अलग से बॉक्स का इस्तेमाल नहीं।
जिस शब्द के बाद वो चिन्ह आएंगे वहीं उनको लगा देना है उसी बॉक्स में। एक बात और हो सकती है कि कोई शब्द ऐसा बड़ा है जो एक बॉक्स में हमारा नहीं लगा, जैसे अगर हम लिखते हैं श्रीमद् भागवत गीता, तो ये 3 बॉक्स हमारा लिए, तो हम इसमें पहले वाले में हाइफन दे देंगे तो उससे जुड़ जाएगा। समझ में आ गया? बस इतना ही प्रिकॉशन करना है, और कोई बड़ी बात तो नहीं है बॉक्स में लिखना। तो अगर बॉक्स भी मिलता है तो आप घबराइएगा नहीं। और जब मैं किसी का भी शुरुआत करूंगा निबंध पत्र संक्षेपण का, तो उस समय मुझे याद दिलाते जाइएगा, तो मैं आपको बताता भी चलूंगा कि कैसे बॉक्स में, अगर बॉक्स आएगा तो उसको हम किस फॉर्मेट में, ठीक है, क्योंकि हर समय हमें याद रहेगा ये जरूरी नहीं। ये बात हो गई। कोई साइन कहीं नहीं छोड़ना है। एक बात और है, कभी कभी ऐसा होता है कि स्वाभाविक लेखन में भी कोई शब्द हमसे छूट जाता है या कोई शब्द गलत लिख जाता है। तो अगर 2 शब्दों के बीच में अब हम लिख रहे थे अपने लॉस करके, ये दोनों शब्द नजदीक नजदीक है, अब इसमें अपने नहीं घुस सकता है। तो प्राय बॉक्स में या लेखन में बहुत सारे विद्यार्थी इसको नीचे लिख देते, ऐसा नहीं करना। यहाँ ये चिन्ह लगाना, इसको कहते हैं त्रुटि चिन्ह। यहाँ ये चिन्ह लगाना है और ऊपर में जहां जगह मिले वहां लिख देना है, ठीक है। एक समस्या और आएगी कि हमारे लेखन में जैसे हमें लिखना था, नहीं आएगी दिक्कत। लिखा ना बाएं से पकड़ के, तो अब भाई के पहले अपने को आना है, तो इधर हम डाल नहीं सकते, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ कम भी बचा हुआ है, हम यहाँ चिन्ह लगाएंगे, ऊपर कहीं से भी रमेश के ऊपर भी लिख देंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि हम इस प्लेस में लिख रहे। अगर हमें जगह नहीं मिल रही है, इसके ऊपर भी हमने लिख दिया है, तो ये चिन्ह बता देगा कि ये कह रहा है बच्चा कि हमारे इस शब्द को यहाँ लेकर पढ़ा जाए। अब सपोज हमारा ये गलत हो गया, हमें दूसरा लिखना है, तो बस एक लाइन खींच के उस बॉक्स में जगह मिले तो उसी में नया शब्द लिख लीजिए, और नहीं तो अगले में लिखिए। इसको भूल के भी ज्यादा डार्क नहीं करिएगा, दोहराइएगा नहीं। जो सेंसिटिव एग्जामिनर होता है वो उसको यूएफएम का मामला मान सकता है, ये एक्चुअली यूएफएम के मामला के तहत आता है कि अगर आप इंटेंशन रखिएगा तो आप तो मेजर करके रखिएगा कि हमने अपने 5वें पन्ने पर अमुक शब्द को जानबूझकर काटा था और डार्क किया था, तो आपको 1000 कापियां दे दी जाए, उसमें आप खोज लीजिए अपनी कॉपी, नाम नहीं रहने पर भी। इसलिए एक बात है, प्रश्न पत्र में जो नाम दिया रहेगा उस नाम के अलावे आप कोई भी नाम यूज नहीं करें।
और नाम नहीं दिया रहेगा तो पत्र लेखन बिना नाम के संभव नहीं है। तो वहां हम लोग सीखेंगे कि नाम के बदले सिंबल कैसे लगाते हैं। जैसे अपने मित्र को एक पत्र लिखिए तो आप लिखिए सीधे प्रिय मित्र। अपने मित्र अमन को एक पत्र लिखिए तो आप लिखिए प्रिय मित्र अमन। लेकिन अमन के बदले आप राम मोहन सोहन कुछ भी लिखिएगा वही फिर मामला। एड्रेस जो है बहुत सारे स्टूडेंट ऊपर लिख देते हैं, नहीं एड्रेस मिलने पर लिख देते हैं परीक्षा भवन। तो ठीक है कि पत्र आप परीक्षा भवन से लिख रहे हैं, ये सच्चाई है। लेकिन एक आदमी दुनिया में मुझे बता दीजिए जो परीक्षा भवन उसका स्थायी पता हो या वर्तमान पता हो। तो पता की जगह है। अब परीक्षा भवन पता तो है नहीं, आप अभी परीक्षा दीजिएगा वहां से चल दीजिएगा। होटल में तो यह भी संभावना है कमरा नंबर 4 से आप लिख रहे तो हो सकता है कि आपको 1 महीना स्टे करना हो 4 में। आपका प्रोग्राम कोई नहीं जानता तो वह पता काउंट हो सकता है, लेकिन परीक्षा भवन कभी भी पता काउंट नहीं। तो पता नहीं दिया रहेगा तो हम लिखेंगे मोहल्ला अवश्य नगर चछज, ऐसे करके हम पता बनाएंगे। वो 5 सिंबल हैं इस्तेमाल करने के, वो मैं आपको बताऊंगा। ये अवश्य हिंदी में तो एक्सेप्ट नहीं होता, ये ABC का हिंदी अनुवाद है इसलिए एक्सेप्ट है। ये दूसरा सिंबल है क ख ग, और ऐसे ही लिखना, दिखाई पड़ना चाहिए अलग, बीच में कोई डॉट नहीं। डॉट होने का मतलब है वो 3 शब्द है, क ख ग छ छ ज त थ द और प फ ब, ये 5 हो गए होंगे। 1 2 3 4 5। इस सिंबल के अलावा आप कोई सिंबल यूज नहीं करें और ये एनफ है। कोई भी पत्र लिखिएगा 5 से आपको ज्यादा की जरूरत नहीं। अब एक कल्पना करते कि हमने अगर ट ठ ड लिखा तो क्या होगा। ये भी तो एक सीरीज में है। कुछ नहीं होगा, ये होगा कि परीक्षक समझ जाएगा कि इस बच्चे की रुचि अच्छी नहीं। हिंदी वर्णमाला में एक कठोर वर्ण माने गए हैं, इसलिए इनको सिंबल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया। ये कठोर वर्ण है, इनके उच्चारण में थोड़ी कर्कशता है। तो इतना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करते हैं। और आपका जो परीक्षक होने वाला है, इत्मीनान रखिए, कम से कम हमारी उम्र का तो जरूर होगा, लेकिन ज्यादा चांस ये है कि वो ऐसा व्यक्ति होगा जो इस चश्मे के ऊपर भी लेंस लगाएगा। क्योंकि मुझे अगर बोर्ड देता है कॉपी चेक करने के लिए तो मैं कहूंगा कि भैया क्लास पढ़ा के आऊंगा, जितना समय मिलेगा उतने में चेक करूंगा, बता दो। तो उसको एक टारगेट के अंदर लेना है। तो रिटायर प्रोफेसर्स को बहुत खोजते हैं, तो वो फुर्सत से बैठे रहते हैं, ज्यादा काम उसका निकाल सकते हैं, अनुभव भी ज्यादा है। हमसे पहले वो गलती पर उंगली उनकी जाएगी, इसलिए उनको प्रेफर ज्यादा करते हैं। तो वो जो जितना बुजुर्ग होगा एक्सीडेंटल जींस का वो उतना खिलाफ है। मैं नहीं जानता था, एक क्लास में बच्चा फटा जींस पहन के आ गया। इनोसेंटली कहता हूँ, मैं कहानी नहीं सुनाता हूँ, अनुभव सुनाता हूँ। मुझे बहुत चिंता होने लगी कि ये कहाँ एक्सीडेंट किया। अब क्लास में मैं पूछ नहीं सकता। बाद में मैंने उसको ऑफिस में बोला कि कहाँ चोट लगा, तो मेरा मुंह देख रहा। तो मुझे टोटली मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं जो पूछ रहा हूँ कैसा विद्यार्थी है, जवाब नहीं।
कहा कि सर क्या, कब हम वहां उतरे? बोले पैंट कहाँ फाड़ ली? तो हंसने लगे, सॉरी सर। क्योंकि किस बात का सॉरी? तुम ये बताओ कि घटना ये घटी कहाँ तुम्हारे साथ? तो नहीं सर नहीं जानते। क्योंकि क्या? तो सर ये एक प्रकार का फैशन है। मैंने कहा कि सर तुमसे एक बात मैंने सीख ली, अब आगे नहीं पूछो। एक किसी टर्निंग पर लेफ्ट में मैंने वो ब्लैंकर नहीं जलाया था बाइक का, तो एक स्टूडेंट्स ने, काफी लोगों के उम्र के, किसी ने मुझे रोका, कहा कि अंकल बाएं चलने में कम से कम ब्लैंकर तो जला दिया कीजिए। मैंने कहा कि मैं लेफ्ट में हूँ, इसकी जरूरत क्या है? कहा कि 2 मिनट रुकिए। तो मैं रुक गया। कहा कि नया जो सर्कुलर आया है 4 लेन बनने के बाद, उसमें आप चाहे जिधर बोलिए उसको जलाना है। मैंने चेक किया, मैंने पाया कि सचमुच ये नियम में है। तो उस समय तो कहकर चला गया, अब वो मिलेगा नहीं मुझे, लेकिन मैं उसको आज सैल्यूट कर रहा हूँ आपके सामने कि उसने एक अच्छी बात मुझे सिखा दी और मेरे जीवन की रक्षा की उसने। मैं उसको ऐसे देखता हूँ कि उसने केवल बात नहीं सिखाई, उसने वह बात सिखलाई जिसमें दूसरे का जीवन भी सुरक्षित है और मेरा भी जीवन सुरक्षित है। तो ऐसा नहीं है, आपके बैठे हुए आपसे भी मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। तो ये बात हो गई। अब एक दो बुनियादी बातें, अशुद्धि तो तुरंत मैं आपकी नहीं समाप्त कर सकता, लेकिन एक दो बुनियादी बातें मैं अशुद्धि के बारे में करके, जो मेजर है 1 मिनट में, उसको करके बहुत जरूरी है कि जैसे एक कॉमन चीज है हाय है का प्रयोग, हाय और हैं। है और हैं में बहुत गलती करते हैं। तो देखिए, राम जाता है, लोग जाते। जब आकार आता है तो है, आ का ए हो गया तो है। पढ़ता है पढ़ते, खाता है खाते, खा रहा था खा रहे थे, पढ़ रहा था पढ़ रहे थे। उससे पहले वाला जब एकार ले, है से पहले वाला जब एकार की मात्रा ले ले, तो हम उसको है नहीं रहने देंगे, है। स्पष्ट? एक एक लाइन में कंसेप्ट। अब दूसरा, ये हमारे लेखन में बहुत आएगा, जगह जगह आएगा, बहुत बार आएगा। एक निबंध लिखेंगे उसमें गिनेंगे तो 10-15 बार तो आ ही जाए। दोनों आ सकता है। आप कैसे कंट्रोल करेंगे कि कहाँ ऐसा लिखे, कहाँ हो सकता है आप जानते हो, लेकिन मेरा धर्म है आपको बता देना। यह है संबंध कारक का चिन्ह, काके की रारे। ये जो है एक कंजक्शन है, ये दो वाक्यों को जोड़ता है। देखिए यहाँ,
मैं कल जरूर आऊंगा आऊंगी, दोनों में वैसा ही रहेगा, उसने कहा। इसको देखिए पूरा वाक्य, उसने कहा था। किसने कहा था? उसने। मैं कल जरूर आऊंगा पूरा वाक्य, ये मैंने कहा होगा, किसी ने कहा होगा। इस की का काम है दो वाक्यों को जोड़ देना। ये की दो वाक्यों के बीच में कभी नहीं आ सके। ये जब भी आएगी तो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आएगी। राम की बहन, अब ये वह मैंने लिखा है, इसका सर्वनाम रूप मैं बना देता हूं। देखिए, अब राम के बदले आया वह, तो वह की बहन जो ही लिखेंगे, वह की बहन, तो ये सर्वनाम के साथ मिल जाती है, कारक चिन्ह सर्वनाम के साथ मिल जाते हैं। ये हो गया इसकी, मतलब ये संज्ञा या सर्वनाम के बाद ही आएंगे। अगर अभी भी कंसेप्ट नहीं मिला तो एक और रास्ता, ये आते हैं संज्ञा या सर्वनाम के बाद, इनके पहले डेफिनेटली क्रिया आती है। कह रहा था, कहता था, कहेगा कि, कहता रहेगा कि। शब्द के पहले जोड़ डालने के लिए किसी की का यूज नहीं करते। शब्द के पहले जो जोड़ डालने के लिए हम मौखिक भाषा में करते हैं, तो उसको हम कहते हैं बलाघा। तो वो आपका विषय नहीं है। जैसे देखिए, वो हमेशा स्वर पर पड़ता है, इसलिए उसको स्वराघात भी करते हैं। ये देखिए, यह है कक्ष। इसका उच्चारण स्पष्ट करने के लिए क में केवल अ है, तो एक मात्रा की उच्चारण होनी चाहिए। लेकिन एक मात्रा की उच्चारण करके अगर हम करेंगे यहाँ, तो इसका उच्चारण नहीं होगा। तो हमने उच्चारण किया कक्ष, अ को पर हमने बल दिया, तो इस व्यंजन के बाद जो अ आया, इस पर जो बल पड़ा वो बलाघात है। ये केवल मौखिक में हो सकता है, लिखित में इसकी कोई उपयोगिता है नहीं। लिखने में तो जैसा है वैसा लिख दीजिएगा, कक्षा लिख दीजिएगा। एक होता है संगम, वो भी मौखिक विषय, जैसे दो, वो ये हल्का पाउस जो लेते हैं ना, वो है संगम। जैसे देखिए, तुम होशियार, तुम होशियार, कह रहे हैं कि होशियार हो जाओ, मैं तुम पर प्रहार करूं। तुम हो सियार, तुम हो सियार, कोई दूसरा अर्थ मिला? कह रहे तुम सियार हो, इसका अर्थ मिल रहा है कि तुम सियार हो, गिदड़ की तरह चालाक हो। तो ये जब भी होगा, ये मौखिक वर्णमाला के विषय, एक ही ध्वनि से तीन अर्थ ले सकते। अच्छा को तीन तरह से बोलकर हम तीन अर्थ ले सकते, लेकिन ये मौखिक में होगा। लिखित में उसके लिए चिन्ह, जैसे देखिए, आपने मुझसे कहा ये काम कर लीजिएगा सर, मैंने कह दिया अच्छा, पूर्ण विराम लगा।
तो लेखन में चिन्ह बता देगा कि ये स्वीकृति, कि हमने एक्सेप्ट कर लिया। प्रश्न वही, मैंने चिन्ह बदल दिया। अच्छा, मैं प्रश्न कर रहा हूं कि मैं नहीं करूंगा तो क्या करेंगे आप? इसी को मैंने कह दिया अच्छा, तो अपनी फीलिंग डाल दी कि चाहे कुछ भी आप कर लीजिए, मैं ये करने वाला। तो लेखन में चिन्ह बताते, अब बोलने में ध्वनि बताते, उसको अनुतान या सुर लहर बोलते हैं। जैसे जज के सामने मैं खड़ा हूं और एक ध्वनि में मैं कहता हूं कि मैं चोर हूं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं चोर हूं, और दूसरी ध्वनि में कहता हूं कि मैं चोर हूं, तो प्रश्न कर रहा हूं कैसे आप चोर समझ रहे हैं? और तीसरी ध्वनि में मैं चोर हूं, आपने चोर मुझे कैसे कह दिया, ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य का विषय। तो वो सब मौखिक में, अनुतान में बोलकर, हम बोलने में उन जो मौखिक भाषा है उसमें उनका प्रयोग होता है, लिखित में तो चिन्ह उनके लिए डाल दिए। ये स्पष्ट हो गया। ये दो वाक्यों को जोड़ेंगे। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आप देखेंगे कि जो क्रिया आई है उसके बाद हम ये लगाएंगे, है, था, थी, थे के बाद इसको लगाएंगे। राम मोहन सोहन घर गाड़ी देवालय प्रतीक्षालय, उसके बाद हम इसको लगाए। क्लियर? सर्वनामों के बाद हम इसको लगाए, उसकी मेरी तेरी। अब कुछ और कंजक्शन है जिनकी वर्तनी को आपको ध्यान में रखना चाहिए। उतने को आप कंट्रोल कर लीजिएगा तो बहुत परसेंट अशुद्धि ऐसे ही निकल जाएगी। वो है, आप तो जान ही रहे, और तथा एवं में यहां पड़ता है, ये देखो, एवं किंतु परंतु लेकिन इसलिए, वहां भी आ, ये शुरू में आएगा जब भी आएगा, ये बीच में नहीं आता। यद्यपि ये बाद में आता है, तथापि, ज्यों ही, जहां, कहा, एक कंजक्शन नहीं है, लेकिन मैं एक चीज और है, क्रियाओं में, लेखन में हम बहुत गलती करते हैं। ये देखिए, जाएंगे, खाएंगे, पढ़ेंगे, सोएंगे, गाएंगे, हंसेंगे। मेरा उद्देश्य ये बताना है कि हम में से अधिकांश लोग ग पर जाकर अनुस्वार डालते हैं।
कि हमारा कंसेप्ट रहता है कि क्रियाओं में लास्ट में होता है अनुस्वार। ये कंसेप्ट हमारा बहुत गलत है। कोई रेयर एकाध जगह, जैसे चलो मिलकर गाएं, तो चलो मिलकर गाएं में लास्ट में है तो यही हो, लेकिन चलो मिलकर गाएंगे जो ही लिखेंगे तो ये ऐसा रहेगा, उस पर अनुस्वार नहीं। ये एकदम माइनर चीज है जिस पर ध्यान। अब एक बात और है, देखिए, नहीं, जब भी लिखेंगे अनुस्वार रहेगा। अगर ही को अकेला लिखे तो इस पर कभी अनुस्वार ना हो। वह नहीं आएगा, वह भी नहीं ही आए। ही जब स्वतंत्र प्रयोग होगा ही का तो ही है, ही नहीं। ये स्टूडेंट्स की कॉपियों से जो मुझे फाइंडिंग हुई या होती है, मैं उस पर सबसे ज्यादा काम करता हूं कि कॉमन स्टूडेंट्स कौन सी गलतियां करते हैं। इनको मैं जब कॉपियां चेक करता रहता हूं तो उनको मैं मार्क करता हूं, अपनी डायरी में मैं उन्हें नोट करता हूं और उनको अपने विषय में शामिल कर लेता हूं कि वो जो साथ चल रहे हैं उनको भी बता दिया, आगे जो आएंगे उनको भी बता देना जरूरी है। ठीक है, अच्छा। अब एक बहुत ही अहम जगह मैं आपको ले जा रहा हूं। आपका लेखन चल रहा है, किसी शब्द में आपको कंफ्यूजन हो, तो पहला आप ये टूल लगाइए कि उस शब्द से मिलता जुलता अर्थ देने वाला दूसरा शब्द जो कन्फर्म आप समझते हैं कि ये सही है, आप उनको इस्तेमाल करें। जैसे मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हें बार बार के प्रयत्न के बाद भी चिट्ठी नहीं लिख पाया। अब चिट्ठी लिखने में हमें कंफ्यूजन होगी तो हम तुरंत बदल लेंगे, मुझे क्षमा करना, बार बार के प्रयत्न के बावजूद मैं तुम्हें पत्र नहीं लिख पाया। समझ गए मेरा इंटेंशन क्या है? दूसरा, अगर वही शब्द आपके पास है और वही लिखना पड़ा तो एक बार आपने जैसा लिख दिया है उसको, मैं एकदम अशुद्ध वर्तनी लिख रहा हूं, ये शुद्ध नहीं। अगर आपने एक बार इसको ऐसा लिख दिया है तो उस कॉपी में जितनी बार लिखिएगा आप ऐसा ही लिखिएगा। स्टूडेंट्स में या किसी भी लेखक, सचेत लेखक अगर वो नहीं तो क्या होता है कि जिस शब्द के बारे में हमें पक्की जानकारी नहीं है उसको हम बदल बदल कर लिखते हैं, अनेक वर्तनियों में लिखते हैं। जैसे गांधी मैदान कारगिल चौराहा कैसे जाना है, ये जब हमको पक्का पता नहीं रहेगा
किसी से पूछेंगे भी नहीं तो हम अलग अलग रूट का प्रयोग करने की कोशिश करेंगे, पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो वही होता है। अब ध्यान दीजिए, इस एक शब्द को आप 1000 नहीं 1,00,000 बार, पूरी कॉपी में जितनी बार लिखा सकता है उतनी बार आपने लिख दिया है तो भी मिस्टेक काउंट 1 ही होगा। ये बड़ा दिलचस्प बात है, क्योंकि एक खून की एक ही सजा होती। 20 बार एक खूनी को फांसी पर नहीं लटकाते। तो आपने 100 खून किया या 1 खून किया, फांसी एक ही मिलेगी। इसी को जानते हैं तो कंटिन्यू इसी को रखिए। जितना आप बदलिएगा, सही बर्तनी जो होगा वो फ्री होगा, वो मिस्टेक में नहीं आएगा। अगर आपने 5, 6, 7 जितनी बार बर्तनी बदल दी है उतने मिस्टेक वो काउंट हो जाएंगे। उससे भी बड़ी बात है कि व्यवहारिक बात है कि एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, मिस्टेक काउंट करने में नहीं रह सकता है वो, नहीं तो काम नहीं कर पाएगा वो इंप्रेशन काउंट करता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल काउंट करता है, आपका अप्रोच काउंट करता है। आप ऐसे लिख रहे हैं, मेरा घर नदी के किनारे है। सबका लेखन थोड़ा थोड़ा अंतर हो, एक जैसी लेखन तो एक जैसा किसी का नहीं होगा, और आदर्श लेखन तो बहुत मुश्किल काम है। जो एकदम बचपन से प्रॉपर सीखा है आदर्श लेखन वही कर सकता है। अब आपने इतने जैसे शब्द आपने इतना छोटा लिखा है, अब पूर्ण विराम आपने इतना कर दिया, तो आपके अभ्यास में आप हर जगह करेंगे। जितनी बार करेंगे एग्जामिनर को लगेगा कि सट सट मेरे सिर पर लाठी गिरा रहा, वो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, वो इसको लाठी ही मानेगा, पूर्ण विराम नहीं। आपके प्रति उसकी धारणा बिगड़ जाएगी कि इस बच्चे को अपने से कोई मोह नहीं है, ये केवल जेल भरो आंदोलन का हिस्सा है। जैसे इंदिरा जी इमरजेंसी लगाई थी और जयप्रकाश नारायण जी के समय में वो चला था अभियान जेल भरो आंदोलन, जिसको मन होता था लाइन में लग जाता था, उठा उठा के जेल में ले जाते थे। बाद में जब 77 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो सबको धोती कुर्ता चादर खादी का सबको देकर विदाई की। तो हमारा एग्जामिनर नई सरकार तो बना नहीं रहा, वो तो वही का वही रहेगा। अच्छा, हमें से बहुत सारे लोग लिखते होंगे, है अलग अलग तरह से हम लोग लगाते होंगे। आप कहिएगा सर मैं बचपन से लिखता आ रहा हूं, मैं कहूंगा कि सर अभी भी समय है, चेक कर, मात्राओं को प्रॉपर लगाइए, जितना प्रॉपर लगाइएगा उतने सुखी रहिएगा। मैं एक बार दिखला देता हूं, का की कु कु क्री के, ये दोनों यही जाना चाहिए। कै को हमेशा बाद वाले पर जाना चाहिए, कहीं लगा दीजिएगा वो नहीं। कौ, अब जो शब्द लिखिएगा इसको आप फॉलो करने की कोशिश करिए। अब जैसे मैं लिखता हूं कौन, अब मैं सावधान नहीं हूं, मैंने औ की मात्रा लगाकर कौन लिखा, अब मैं सावधान नहीं हूं
तो ऐसा भी दिखेगा, हो सकता है कि ऐसा भी दिखेगा, हो सकता है कि कुंजरोबा नरोबा कुंजरोबा ऐसा भी दिखेगा, अनेक तरह से दिखेगा, लेकिन इसको दिखना है कम से कम ऐसा। छोटा बड़ा हो गया कोई बात नहीं, चल सकता, लेकिन वो जाके गिरे। तो आज का टास्क बस इतना ही कि नंबर 1 लिखावट। पहले आप सबसे ज्यादा आप राइटिंग पर काम करें। नंबर 2 शुद्धि। नंबर 3 प्रस्तुति। नंबर 4 सब्जेक्ट मैटर। अब देखिए, जनरल स्टूडेंट जो कंसेप्ट लेकर आता है या जो हमारा कंसेप्ट है वो ये है कि विषय को अच्छा जानना परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए जरूरी है। जनरल कंसेप्ट। गोला रंगने तक ये सच्ची बात है, अन्य विषयों में भी ये सच्ची बात है, लिटरेचर में ये बात सच्ची नहीं है। लिटरेचर का टीचर पहले देखेगा कि पढ़ पा रहा हूं कि नहीं, तो 5 पंक्ति तक धैर्य रखेगा। आपकी लिखावट उसे समझ में नहीं आ रही तो मेरा चैलेंज है, कोई भी यूपीएससी तक की परीक्षा 5 से 10 पंक्ति तक वो धैर्य रखेगा, उसके बाद टिक टिक लगाकर एवरेज मार्क देकर निकल जाएगा। पढ़ेगा ही नहीं, ना ज्यादा देगा ना कम देगा, ऐसा दे देगा कि किसी तरह आपका काम चल गया तो भगवान भरोसे, नहीं चला तो भी भगवान। पढ़ ही नहीं सकता। आप ही बताइए, आपको कोई असुविधा देगा बार बार, आप सीट पर बैठकर जा रहे हैं जनरल बोगी में, अब बार बार कोई धक्का देता है, आप उसका करते हो कि नहीं विरोध? 5 बार चुप रहो, 6ठी बार तो बोलते हो कि भैया जरा ठीक से बैठो, क्या कर रहे हो? तो नंबर 1 राइट। आप मेरा विश्वास करिए, परीक्षक की नजर में वह विद्यार्थी दुनिया का सबसे खूबसूरत पुरुष या स्त्री या लड़का लड़की है जिसकी राइटिंग 97 से मैं कापियां चेक कर रहा हूं, जोड़ लीजिएगा अभी 24 आ गए। तो मुझे मालूम है, और 20 लोगों के साथ मैं हर वर्ष बैठता हूं। जी सर, अब छोड़ दें। नंबर 2, जितना शुद्ध लिख सकते हैं सोच के लिखे, डर के नहीं लिखिए। डर जाइएगा तो हर शब्द अशुद्ध लगेगा, कॉन्फिडेंस से खराब हो जाएगा आपका। लिखने में सचेत रहिए बस। नंबर 3 प्रेजेंटेशन, कहने का ढंग। एक ही बात को एक तरह से कहकर सजा मिलती है और दूसरे तरह से कहकर पुरस्कार मिलता है। अभी लंबा हो जाएगा क्लास और मुझे भी एक जरूरी काम में जाना है, नहीं तो मैं कर देता। ये आप प्रेजेंटेशन पर संप्रेषणीयता बोलते हैं, इसको आप लिख लीजिए। आप अगले क्लास में कहिएगा कि सर इसको बता दीजिए, संप्रेषणीयता ये क्या है, आप जरूर पूछिएगा, तब निबंध पत्र पढ़िएगा। अभी है 20 दिन टाइम आपके पास। मैं एकदम तो जापान वाली ट्रेन के स्पीड में ले चलूंगा, लेकिन इतना कर लेना,
ये 3 काम हो जाएगा ना, तब आपका सब्जेक्ट मैटर है। मैं अपने क्लास में बच्चों को कहता हूं कि सब्जेक्ट मैटर जरूरी है, लेकिन कम जरूरी, ज्यादा जरूरी ये 3 बात। देखिए, एक एक यह एक विशुद्ध वाक्य है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। भारत में अंतिम या अंतिम बार जनगणना 1911 में, अब इसको अशुद्ध में लिख रहे हैं। इसमें फैक्ट केवल सही है, बाकी लगभग लगभग शब्द गलत है। एक इकोनॉमिक्स के टीचर को इसको देते हैं चेक करने के लिए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स के टीचर यद्यपि वो भी ध्यान देता है, लेकिन देखिएगा अच्छा फैक्ट सही है, ले लो दोनों। अब लिटरेचर के टीचर को यही देते हैं, तो कैसे शुरू करेंगे? धन वो बहुत कृपा करेगा तो 2 में 1.5 देगा, परसेंटेज आप निकाल लीजिए, सॉरी 2 में आधा देगा, परसेंटेज आप निकाल लीजिए कि कितना परसेंट मार्क्स आएगा। तो शुद्ध लेखन और सुंदर लेखन का लिटरेचर में क्या मजा है, ये आपको समझे बिना आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं। तो आज का क्लास इतना ही है। उस दिन आएंगे तो हम लोग प्रेजेंटेशन पर थोड़ा बात कर लेंगे, और वो कल नहीं परसों है। सीपीटी के लिए सर से बात कर लीजिए। हाँ, सर से बात कर लीजिए। हाँ, अच्छे हमारा टाइमिंग यही रहेगा। अच्छे सीपीटी के लिए सर से आप बात कर लीजिए कि कैसे वो आपको क्लास देंगे।